लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 7 6 है कई बुक्स में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड? मार्जिनलाइज्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के सेंटर में नहीं हो, एट द मार्जिन हो, यानी कि एट द कॉर्नर्स हो। सोशल इन्वायरमेंट में भी मार्जिनलाइजेशन सेम होता है कि आपको लग रहा है कि आप पूरी इन्वायरमेंट से एक्सक्लूड हो रखे हो और आप मार्जिन में हो उस सोशल इन्वायरमेंट के कंसर्न में। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इस वजह से हम ऐसा हो सकता है मार्जिनलाइज्ड फील करते हो। हम एक जगह पे गए हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे सब हिंदी बोल रहे हैं और हमको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो हमें वहाँ से एक्सक्लूडेड फील होगा। या हमारे कस्टम्स डिफरेंट है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है, या हम पुअर है, तो इस वजह से मार्जिनलाइजेशन लोगों को फील होती है कि दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ सोशल इन्वायरमेंट। इन कम्युनिटीज़ के पास, जो कि ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जनरली रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती हैं, एंड दे आर अनएबल टू एसर्ट देयर राइट्स, बिकॉज उनको एक्सक्लूडेड फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि हम पावरलेस है इस सोसाइटी में। सो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स दे वर्क टुगेदर कि एक सोशल इन्वायरमेंट में एक सर्टेन ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड फील हो रहा है, तो उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब एक आदिवासीज़ का ग्रुप होता है। आदिवासीज़ का जो ग्रुप है ये मार्जिनलाइज्ड पीपल है। जो ट्राइबल्स रहते हैं इंडिया में उनको हम आदिवासीज़ कहते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो आदिवासीज़ के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वर्ड यूज़ करती है। आदिवासीज़ का लिटरल मीनिंग तो होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये वो कम्युनिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के एसोसिएशन में रहते हैं। इंडिया की 8% पॉपुलेशन आदिवासी है, और ये जनरली उस एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर माइनिंग करी जा सकती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन सकते हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। तो जहाँ पर ये रहते हैं उन फॉरेस्ट को काट कर फिर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाती है, माइंस सेटअप कर दी जाती है। अब आदिवासीज़ भी ऐसा नहीं है कि वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, कि आदिवासीज़ में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आदिवासीज़ हैं। कम से कम इन इंडिया देयर आर 500 डिफरेंट आदिवासीज़ ग्रुप। जनरली छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, यहाँ पर मिलते हैं आदिवासीज इंडिया में। ओडिशा में अकेले में 60 प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। आदिवासी जो हैं वो अलग अलग ट्राइबल प्रैक्टिस रिलीजन्स को प्रैक्टिसेस करते हैं, अलग अलग चीज़ों को वर्शिप करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स को, रिवर्स को, एनिमल्स को। तो इसीलिए वो बाकी जो पॉपुलेशन है उनसे डिफरेंट है, इसीलिए ये मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। इनके जो रिलीजन्स हैं वो भी अलग हैं, जैसे कि जगन्नाथ कल्ट है ओडिशा में, शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस है बंगाल और असम में। इसके बारे में डिटेल हिस्ट्री में आती है 11th-12th में। 19th सेंचुरी के टाइम पे कई सारे आदिवासीज ने जो है क्रिश्चियनिटी को भी अपना लिया था। और एक एक्सक्लूडेड फील होने का रीज़न ये भी है इनकी लैंग्वेज। ये जनरली इनकी अलग लैंग्वेजेस है, जैसे कि संथाली, जिसकी वजह से ये मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं और मार्जिन्स पे रह जाते हैं। अब हम आदिवासी अगर कोई वर्ड बोले तो आदिवासी पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, सिर पे कुछ मुकुट सा पहन रखा होगा और डांस कर रहे होंगे, इस टाइप की सिचुएशन आती है। तो हमने अपने माइंड में आदिवासी को लेके ये पिक्चर शोकेस कर ली है, और ये माइंड में किसी से लिए कोई पिक्चर बनाना, उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप हम सोचते हैं कि ये लोग एक्सोटिक होंगे, ट्रेडिशनल थिंकिंग के होंगे, प्रिमिटिव होंगे और बैकवर्ड लोग होंगे, हमारे लेवल के तो ये लोग है ही नहीं। तो एक स्टीरियोटाइप हमने क्रिएट कर रखा है आदिवासी से रिलेटेड। नेक्स्ट है आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। जो आदिवासीज़ हैं ये जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं, और जो फॉरेस्ट है वो इंडिया की, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आदिवासीज़ फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं पर सेटल्ड सिविलाइजेशन बिताते थे, और किसी कोई एम्पायर इन पे रूल नहीं करता था, अपना खुद ही रूल करते थे, स्टेट पे खुद ही खाते पीते थे, खुद ही काम करते थे अपने फॉरेस्ट में। बल्कि जो बाहर के एम्पायर्स होते थे वो इन पर डिपेंडेंट होते थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेने के लिए। लेकिन आज की जो आदिवासी की इमेज है वो कितनी अलग है इससे, कितनी कंट्रास्टिंग है, कि जो आज के आदिवासीज़ हैं उनको तो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की वजह से, पॉलिटिकल फोर्सेस की वजह से, जो स्टेट की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, या इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से इनको माइग्रेट करवा दिया जाता है इन जगह से, और वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स बना दी जाती है, इंडस्ट्रीज़ बना दी जाती है, और फिर लोगों को बोलते हैं कि हम आपको जॉब्स दे देंगे, जो हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाएंगे और आपकी लैंड के बदले में आपको पैसे दे देंगे।
इनकी लैंड जो है कई बार इनसे फोर्सफुली भी ले ली जाती है, जो प्रोसीजर्स हैं जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए वो फॉलो भी नहीं होते हैं। 50% ऑफ पीपल जो हैं ट्राइबल पीपल वो डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं माइनिंग की वजह से, जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं इन एरियाज़ पे, इन फॉरेस्ट्स में। और 79% ऑफ पीपल जो है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड से डिस्प्लेस करे गए थे, वो अकेले अकेले ट्राइबल्स थे। मतलब एक्सटेंट देखो कि कितने ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस करा जा रहा है। दिस इज़ द एक्सटेंट। एक डिसएडवांटेज भी है इनको डिस्प्लेस करने का कि जो आदिवासीज़ हैं वो जनरली प्लांट स्पीशीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और उन प्लांट स्पीशीज़ को एज अ मेडिसिनल पर्पसेस, पेस्टिसाइड्स और डाइज़ इनमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इनको हमने वहाँ से हटा दिया तो जो इनकी राइट्स हैं इन चीज़ों पर, इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, वो थोड़ी कम हो जाती है, इनफैक्ट ख़त्म ही हो जाती है। और जो इनकी नॉलेज है वो भी फिर आगे लोगों तक नहीं पहुँच पाती। और इंडिया में तो 104 नेशनल पार्क्स हैं, जिसका बहुत ब्रॉडर एरिया जो है कवर होता है इंडिया में। और इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत सारी हैं। ये जो वो एरियाज़ हैं जहाँ से ट्राइब ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, और इनको यहाँ से हटा दिया जाता है। और जब ये इन फॉरेस्ट्स में आते हैं तो समझा जाता है कि दे आर एनक्रोचर्स। तो इन्होंने अपनी लैंड के साथ साथ अपना लिवलीहुड का सोर्स, अपना फूड का सोर्स ये भी खो दिया। तो इसकी सर्च में, काम की सर्च में ये लोग सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पर इनको बहुत कम वेजेस पे लोकल इंडस्ट्रीज़ पे या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हायर कर लिया जाता है। इसलिए फिर ये पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं और डेप्रीविएशन का, इनको खाना ढंग से नहीं मिल पाता। तो इसलिए इनके जो बच्चे होते हैं वो मेलनरिश्ड होते हैं, और लो वेज इनको मिलती है, तो इसलिए जो बच्चों को स्कूल से नहीं भेज सकते, तो लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम जो था वो ख़त्म हो गया। साथ साथ इनके जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो विलेज में फॉलो करते थे वो भी बिल्कुल ही धीरे धीरे वैनिश होते जाते हैं फिर आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। कि मार्जिनलाइजेशन जो है सिर्फ आदिवासी ही नहीं, उनको ही सिर्फ नहीं महसूस होती। मार्जिनलाइजेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ के अंडर भी होती है। माइनॉरिटीज़ भी मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं, सिर्फ आदिवासी ही नहीं करते। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है safeguards to the religions and linguistic minorities as a part of fundamental rights। यानी कि linguistic minorities और language religious minorities जो हैं उनको safeguards प्रोवाइड करे गए हैं। ये चलो ये तो ठीक है, safeguards प्रोवाइड कर दिए, बट क्यों? बिकॉज दे आर minorities। इसीलिए कि उनको जो है कल्चरली डोमिनेट ना कर दे कोई मेजॉरिटी, उनका कल्चर ना ख़त्म हो जाए, उनको डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए, उनको डिसएडवांटेज ना फेस करे, वो इनसिक्योर ना फील हो इस कंट्री में। और इवन इंडिया के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये सेफगार्ड्स एज अ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी जनरली एक ब्रॉडर टर्म है, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो न्यूमेरिकली स्मॉल है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बट इसमें और बाकी इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे कि पावर, कितने रिसोर्सेज हैं, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस क्या है उनकी, कितनी फॉलो होती है उस कंट्री में। नेक्स्ट इज़ मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जो है वो मुस्लिम, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी है इंडिया में, उनको फॉलो करने वो फेस करते हैं इसको। 2011 के सेंसस में जो मुस्लिम्स हैं वो 14.2% थे इंडिया की पॉपुलेशन के, और बाकी कम्युनिटीज़ से कंपैरिजन में थोड़े कम है नंबर वाइज। और इवन इनके पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी कम है, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं। तो वेरियस जो फैसिलिटीज़ हैं उस दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ दीज फैसिलिटीज़। ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं वो वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी दे लैग बिहाइंड। तो ये सब कुछ सोचकर जो गवर्नमेंट है उन्हें एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करी थी 2005 में, विच वाज चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सचार। इन्होंने बताया कि क्या सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो कि ऊपर जो 3 ये टेबल्स दे रखी है इसके अंदर मेंशन्ड है कि इनका जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, ये अपने बच्चों को जो है स्कूल में नहीं भेजते। जैसे कि देखो 20% ऑफ द मुस्लिम चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज ग्रुप हैव ईदर नेवर बीन एनरोल्ड इन स्कूल और हैव ड्रॉप्ड आउट। ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है। तो जिनके जो सोशल कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशंस है, एजुकेशनल स्टेटस है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो हमने देखा कि इकोनॉमी की वजह से इनकी जो सोशल लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है, पैसे ज़्यादा नहीं है, इनकम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो सोसाइटी में इनकी पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मार्जिनलाइज फील करते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, मेजर्स और सेफगार्ड्स चाहिए होंगे इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, हमें इसको सुधारने के लिए। तो एज ऑफ अस हैव अ स्टेक इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखी हैं, लॉज और पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं इन मार्जिनलाइजेशन
जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये राइट्स भी नहीं होती तो हम इन लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते। जो हमारी कंट्री में जो ये यूनिक डाइवर्सिटी है हम उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते, है ना। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या है, कैसे एक्सपीरियंस लोग फेस करते हैं, और क्या रीजंस है मार्जिनलाइज जो लोग फील करते हैं, मार्जिनलाइजेशन के क्या रीजंस हैं, और मार्जिनलाइजेशन की वजह से सोशल स्टेटस लोगों का कम हो जाता है, और जो इक्वल एक्सेस है एजुकेशन के या अदर रिसोर्सेज की वो लोगों को नहीं मिल पाती। नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि मार्जिनलाइजेशन जो है उसको हम कैसे फेस करें, उसको हम कैसे कॉन्फ्रंट करें।